स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस नया वीडियो नया एपिसोड के साथ। आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे। ये मेरा एफएम का सीरीज है, एफएम ऑडियो। हम अपने एफएम ऑडियो के माध्यम से आपको पूरा वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे। आप कुछ मत करो, कान में ईयरफोन लगाओ और ईयरफोन लगा के पूरा वीडियो अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से सुनो। एक वीडियो सुनने के बाद, एक बार सुनने के बाद इवन आपको एक स्टोरी टाइप का कुछ मतलब माइंड में कहानी पूरा सेट हो जाएगा वैदिक सभ्यता पे। क्योंकि हम वीडियो बनाने से पहले काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी कुछ सर्च करते हैं। वीडियो बनाने से पहले जो कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे उससे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, सब कुछ सर्च करके ही हम वीडियो बनाते हैं। तो आप मेरा ये खूबसूरत सा वीडियो को अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो और आगे बढ़ो। तो चलिए, हाँ, सीसी ऑन करिएगा। देखिए वीडियो पे जो सीसी है ना, तो सीसी ऑन कर दीजिएगा। मतलब तो हमारा जो भी बात बोलेंगे तो स्क्रीन पे ही लिखाएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो लगभग 1700 ईसा पूर्व में हो गया था। मतलब लगभग कहा जाता है इतिहासकार के द्वारा कि 1700 ईसा पूर्व, 1700 बीसी, ईसा पूर्व उसे कहते हैं, ठीक ना। तो लगभग 1700 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया था, खत्म हो गया था। और उसके बाद 1500 ईसा पूर्व के आसपास कह लो या फिर 1500 ईसा पूर्व, कोई मतलब उससे पहले कह लो, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व का जो समय था ना, उस वक्त कोई विशेष सभ्यता देखने को नहीं मिला था। और 1500 ईसा पूर्व के आसपास में एक नया सभ्यता उभर कर आती है जिसका नाम दिया गया वैदिक सभ्यता, ठीक। तो 1500 सभ्यता के आसपास, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं, आसपास कह लो, 1500 सभ्यता से पहले कह लो या फिर 1500 सभ्यता के ही आसपास, तो वहीं पर एक नया सभ्यता उभर के आती है, वैदिक सभ्यता। अच्छा, आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता पहले आया या फिर वैदिक सभ्यता। तो सुनो, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था इस दुनिया में, मतलब वर्ष 1921 से पहले लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि सिंधु घाटी तो पहले मिला ही नहीं था 1921 से पहले। तो लोगों को लगता था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन सभ्यता अगर भारत का कोई है तो वैदिक सभ्यता ही है। क्यों है? क्योंकि उस वक्त तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ ही नहीं था, इसलिए लोग वैदिक सभ्यता को सबसे पुराना मानते थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज वर्ष 1921 में दयाराम सहनी के दयाराम साहनी क्या खोजे हैं, तो आपको वो हड़प्पा वाला जो क्षेत्र है, तो इसीलिए उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रखा गया है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा का क्षेत्र सबसे, हड़प्पा का जो साइट्स है वो सबसे पहले वो खोज दिए थे। तो किसी भी सभ्यता का नामकरण में जो साइट सबसे पहले खोजा जाता है उसी साइट्स के नाम पे उसका नामकरण हो जाता है ना। तो हड़प्पा वाला साइट सबसे पहले पहले खोजा गया तो हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो शायद 1922 में खोजा गया। तो मोहनजोदड़ो एक साइट्स हो गया। लेकिन मोहनजोदड़ो दूसरा बार खोजा गया ना, तो इसलिए उसका नाम मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं रखा गया, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी वाला क्षेत्र में हड़प्पा स्थल खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता बोला गया था। तो वो इसलिए उसका नामकरण में हड़प्पन सभ्यता। अच्छा, किस नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे पड़ता है, इसलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पुकारा गया। तो वो हम पहले पढ़े थे ना। आप मेरा पुराना वाला वीडियो जाके देखो, जो भी 4 वीडियो लाए थे सिंधु घाटी पे, और हम अपने वीडियो में लिख दिए हैं 1 2 3 4। तो आप जो भी पढ़ते हो तो वीडियो नंबर देख के जाओ, और जो वीडियो नंबर देख के जाओगे 1 2 3 4 तभी समझ में आएगा, है ना। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता देखे थे। तो सिंधु घाटी जब आया था तो सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक सिंधु घाटी हो गया। उससे पहले लोगों का मानना था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लो। ये जो वैदिक सभ्यता है, एक नया सभ्यता उभर कर आती है। इसका नाम क्या दिया गया? वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं अ, थोड़ा-सा भारत जो था वो, मतलब भारत के अबाउट में, भारत में जो भी सभ्यताएँ था, तो उसके विषय में थोड़ा-सा बात करते हैं। देखिए भारत में जो भी सभ्यताएँ आई ना, उसमें थोड़ा-सा क्रम उल्टा है। पहले भारत में शहर बसा, उसके बाद बसा गाँव। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराना है और सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। आप पढ़े होंगे ना जाके एनसीईआरटी बुक क्लास 11th
ट्वेल्थ, इस दोनों बुक को अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एक ठीक-ठाक समझ में आ जाएगा कि आप जो सिंधु घाटी का सभ्यता है उसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, ठीक है? लेकिन वैदिक सभ्यता को गाँव वाला सभ्यता कहते हैं, ग्रामीण सभ्यता कह लो। तो हमारे भारत में ना क्रम थोड़ा-सा उल्टा रहा है, गाँव का सभ्यता बाद में, लेकिन शहर वाला सभ्यता पहले। कितना मतलब यूनिक बात है कि पहले शहर बना फिर गाँव बन गया। तो इसका मतलब क्या, इंसान का दिमाग में कीड़ा काट लिया था क्या? शहर से लोग महानगर बनता है, महानगर से बहुत बड़ा नगर बनता है, मेट्रो मेट्रो सिटी अभी बन रहा है ना भारत में। कई अलग अलग जगह पे मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पुणे। लेकिन पहले नहीं था, लेकिन विकसित हुआ तब तो बना मेट्रोपॉलिटन सिटी। कल की डेट में बुलेट ट्रेन भी भारत में आ जाएगा। लेकिन सोचिए कि डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग पहले गांव था हमारा भारत, गांव से धीरे धीरे बड़ा बड़ा शहर बन के आया। लेकिन यहाँ सभ्यता के क्रम में थोड़ा उल्टा हुआ। पहले सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ा शहर था, वो पहले आया, उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता कंप्लीट ग्रामीण सभ्यता, ऋषि मुनि हैं, गाछ के नीचे बैठे हुए हैं, अ, हवन हवन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, यही सब आपको वैदिक सभ्यता में देखने को मिलेगा। गाँव वाले हैं, एकदम एकदम छोटा-मोटा, एकदम उसको कह लीजिए कूस का घर जिसको कहते हैं, कूस के घर में हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं। बाँस को काट-काट के किसी तरह टटिया से घर बना लेना, उसमें वैदिक सभ्यता में ऋषि मुनि रह रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता कंप्लीट गाँव वाला कल्चर को दिखा रहा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पहले आया और वो शहर दिखा रहा है। मतलब पहले भाई इस दुनिया में भारत में शहर आया, फिर बाद में गाँव आया। इस चीज़ को इतिहासकार लिए ना बहुत कन्फ्यूजन में है कि भाई कैसा भारत का कल्चर रहा है? पहले 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 शहर आता है, फिर गाँव आता है, एकदम उल्टा है। सिंधु घाटी सभ्यता आया, फिर जाकर के वैदिक सभ्यता आया। इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को कि भाई पहले शहर फिर बाद में गाँव आता है। सिंधु घाटी एक शहरी सभ्यता था, वहीं वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था। जब तक सिंधु घाटी की खोज नहीं हुई थी, तब तक इतिहासकार वैदिक सभ्यता को ही भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। बट अब जब सिंधु घाटी सभ्यता के अबाउट में पता चल चुका है, कार्बन 14 जो डेटिंग है उसके द्वारा, ये जो पद्धति है इसके द्वारा पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादा पुराना था किससे, वैदिक सभ्यता से। ठीक है? इतिहासकार का दावा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक जो है ना, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन है। और एक चीज़ याद रखिए सिंधु घाटी के बारे में, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। अब आप बोलोगे सर सबसे प्राचीन कैसे हो सकता है? सर मेसोपोटामिया का आया था, सर चीन का सभ्यता था, और भी कई सभ्यता था, नील नदी की सभ्यता था, वांगो नदी की सभ्यता था। तो सर वो सबसे भी पुराना था सिंधु घाटी? जी हाँ, बिल्कुल। वो सब सभ्यताएँ से भी पुराना था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता, इतिहासकार का दावा है। लेकिन अभी तक इस विषय पे भी थोड़ा बहस ही चल रहा है, क्योंकि थोड़ा-सा होता है ना सब कंट्री में आपस में लड़ाई होना कि भाई चीन वाले सोचते हैं मेरा सबसे पहले सभ्यता आया, है ना? वांगो नदी की सभ्यता पहले आई, कोई कहते हैं मेसोपोटामिया का सभ्यता सबसे पहले आया। तो इस चीज़ पर अभी भी मतभेद है, अलग-अलग इतिहासकार का अलग-अलग टिप्पणी है। लेकिन सच्चाई जो हमारे इतिहासकार का है, उनका दावा है कि कार्बन 14 के द्वारा सब कुछ पता करने के बाद दावा कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन है। जिस काल में वेद की जानकारी प्राप्त हो गई हम लोगों को, है ना? वेदों की जानकारी प्राप्त हुई, वेदों की रचना हुई, उस संपूर्ण काल को हम वैदिक सभ्यता कहेंगे। हम लोग को 4 वेद होता है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त हुआ, पूरा वैदिक सभ्यता में ही लोगों को इस वेद के बारे में पता चलता है। इस वेद का रचना ही होता है इस वैदिक काल में। ये जो वैदिक सभ्यता गाँव-वाँव का सभ्यता चल रहा है ना, तो ऋषि मुनि बहुत बड़े-बड़े विद्वान थे। उन लोगों के द्वारा ना 4-4 वेद लिखा गया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये चारों वेद कहता है ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। दुनिया का ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जो ये वेद के अंदर छिपा नहीं है, और ये वेद को जो पढ़ लेगा वो उनको लगभग बहुत अलग लेवल का जानकारी हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो वेद है वो ऋषि मुनि के अघोर तपस्या के वजह से लिखा गया था, और ये वेद को एकदम
हर चीज़ मतलब दवाई चाहिए, आपको गाना के बारे में जानकारी है, आपको जंगल, वन, हर चीज़ का जानकारी है आपको, जीवन के बारे में लगभग सब कुछ ये वेद में समाया हुआ है। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि ये जो वेद है उसको पढ़ो जाकर के। अगर आपको फुर्सत में है तो आप ये वेद को पढ़ो जीवन में ज़रूर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी क्या होगा, प्राप्त होगा। जिस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, उस काल को हम ऋग्वैदिक काल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद की जानकारी जिस वेद से मिलती है ना, उस काल को ऋग्वैदिक काल, या फिर उसको पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल दोनों ही पुकार सकते हो उसको, दोनों ही नाम से। ऋग्वैदिक को आप पूर्व वैदिक काल से भी नाम से जान सकते हो, या फिर ऋग्वैदिक काल, दोनों ठीक है। जिस काल की जानकारी अन्य तीनों वेद से होती है, उस काल को उत्तर वैदिक काल कहेंगे। तो ऋग्वैदिक काल मतलब ऋषि मुनि जो वेद को लिखे थे, मतलब ऋग्वेद, तो कंप्लीट रूप से वो जो कहानी है, वो ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल कह लो, मतलब वैदिक काल से पहले की कहानी है। और जो अन्य तीन वेद हैं, ऋग्वेद के अलावा कौन कौन वेद हैं, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलेगी? उत्तर वैदिक काल से मिलेगी। उत्तर वैदिक काल का टाइम क्या है ना? तो देखिए, जो आपका मतलब कंप्लीट जो संपूर्ण वैदिक काल है, वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का संपूर्ण वैदिक काल है। लेकिन ये दो भागों में बंटता है, एक ऋग वैदिक काल में और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी, ये समय आपका ऋग वैदिक काल का है, जिसे आप पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हो। और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल, है ना? उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का समय, मतलब 1500 से 1000 बीसी ऋग वैदिक काल, जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहेंगे। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, मतलब 1000 बीसी से लेकर के 600, 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का काल को उत्तर वैदिक, और ऋग वैदिक 1500 से 1000। तो आप बोलो वैदिक सभ्यता में बीसी था, है ना? तो बीसी में पूर्व वैदिक मतलब ईसा पूर्व में क्या होता है, उल्टा गिनती चलता है ना। 1500 से 1400 आएगा, 1400 से 1300, 1300 से 1200, फिर 1100, 900, घटते क्रम में ना है भाई। तो ये घट रहा है, तो ज्यादा पुराना कौन हुआ? ऋग वैदिक, क्योंकि 1500 से 1000 वाला जो समय है वो ऋग वैदिक का है, और उत्तर वैदिक का क्या है? 1000 से 600 तक का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल का है। अब आपके मन में घूमता होगा कि भाई ये वैदिक शब्द का विकास कहाँ से हुआ? तो वैदिक शब्द का जो विकास है वो वेद से हुआ। वेद को आप पढ़ोगे ना, तो वेद से ही ये वैदिक शब्द बना है। अब आप बोलोगे सर वेद का मतलब क्या होता है? तो वेद का जो मतलब है या अर्थ है उसे हम ज्ञान कह सकते हैं। वेद का मतलब ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। और इसी वेद शब्द से जो जो आप वेद पढ़ोगे ना, यही वेद शब्द से बना है वैदिक सभ्यता। अब वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। और इस वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? तो इस वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यंस थे। आर्य लोग, जो आर्यंस थे ना, उनको ही माना जाता है। अब एक्चुअली कहानी क्या था वो तो खैर थोड़ा सा मतभेद है। लेकिन आर्य जो है वो एक संस्कृत वर्ड से बना हुआ शब्द है। अब आप बोलेंगे सर संस्कृत वर्ड है आर्य? जी हाँ, बिल्कुल, आर्य संस्कृत वर्ड है। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्यंस जो थे वह मतलब भाषा के आधार पे सबसे ऊंचा माना जाता है आर्यंस को। मतलब कह लो कि आर्यंस जो है वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, उनका बोलने का जो संस्कृत में बोलते थे, मतलब ना उन लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था आर्यंस को भारत में। और आर्यंस लोगों को ही माना गया है कि जो वेद के रचयिता हैं, वेद को लिखे हैं, वो आर्यंस लोग ही लिखे होंगे वेद को। तो अब इस पे कहानी जो भी है वेद में, वेद जब आप पढ़ोगे खुल के जाके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद को जब आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। अभी भी इतिहासकार के, जो भी इतिहासकार है, उनके मन में बहुत सारा विवाद चल रहा है कि भाई जो आर्य हैं वो आर्य कहाँ से आए? आर्य
का क्या भारत में ही घर था, या फिर वो कोई दूसरे देश से भारत आए थे और वो भारत में क्यों आए? इस तरह का बहुत सारा इतिहासकार के मन में मतभेद चल रहा आपस में। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहासकार ना मध्य एशिया से आए, कुछ लोग का अलग मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि अल्पस पर्वत वाले क्षेत्र से आए। तो अलग अलग इतिहासकार का मानना है अलग अलग चीज। तो हम इस बिंदु को थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बीपीएससी के पेपर में पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज को आप देख लो, क्योंकि विवाद तो काफी चल रहा है कि भारत में एक्चुअली आर्यंस आए कहाँ थे, कहाँ कहाँ से थे। आर्यंस क्या विदेश से आए थे या वो भारत में ही रहते थे? अलग अलग भेदभाव, मतभेद जो भी उनके मन में चल रहा है। समझ रहे हैं ना कहानी? एक मैक्स मूलर नाम के विद्वान आते हैं, और मैक्स मूलर बहुत बड़े इतिहासकार थे। उनका मानना था जो आर्यंस हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से? मध्य एशिया से आर्यंस लोग आए हैं भारत में, मिडिल ऑफ एशिया से। दूसरा नंबर में, अब एक चीज याद रखो, इनका कहना है कि भाई मध्य एशिया से आए हैं आर्यंस। किसका? मैक्स मूलर का। अब मध्य एशिया में कहाँ से? तो मध्य एशिया में अल्पस पर्वत वाले क्षेत्र से आर्यंस आए हैं। मैक्स मूलर क्या कह रहे हैं कि जो आर्यन है वो अल्पस पर्वत वाले क्षेत्र से भारत आए हैं, जो कि मध्य एशिया में पड़ता है। इसी बात को थोड़ा सा डिटेल्स रूप में या घुमा के कह लो, इतिहासकार, दूसरा इतिहासकार कहते हैं इसी बात को। उनका नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद। बहुत बड़े इतिहासकार थे, बहुत बड़ा इनका नाम था। ये प्रोफेसर थे, बहुत बहुत जानकारी था इतिहास में इनको, डॉक्टर संपूर्णानंद। और इनका कहना है कि जो आर्यंस हैं वो मिडिल ऑफ एशिया के अल्पस क्षेत्र से, नहीं कह लो, मतलब इनका कहना है कि जो अल्पस क्षेत्र है ना, ये एशिया एवं यूरोप के बीच वाला क्षेत्र को ही कहा जाता है। अल्पस क्षेत्र को जैसे एशिया हो गया और यूरोप हो गया, उसके ही बीच में एक अल्पस का क्षेत्र है, अल्पस। तो वहीं से इतिहासकार जो संपूर्ण आनंद है उनका कहना है कि ये अल्पस वाला क्षेत्र से आए। लेकिन मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि भाई जो आर्यंस हैं वो मध्य एशिया से ही आए, ये अल्पस पर्वत वाला क्षेत्र के बारे में नहीं बताए। समझे? ये अल्पस पर्वत मतलब मैक्स मूलर कह दिए डायरेक्ट कि मध्य एशिया से आए थे, लेकिन ये कहे अल्पस पर्वत वाले क्षेत्र, ये एशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है। इसको पूरा डिटेल में डॉक्टर संपूर्णानंद थोड़ा डिफाइन किए। और जो एशिया और यूरोप के बीच वाला क्षेत्र है उसको हम यूरेशिया कहेंगे। तो यूरेशिया से आए थे, डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना था। और बहुत सारा चीज है जो मिडिल ऑफ एशिया में मिला जुला है। सिंधु घाटी की जब सभ्यता को आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसी के आधार पर इनका दावा था कि जो आर्यंस थे वो यूरेशिया से ही आए हैं। कहाँ से आए हैं? यूरेशिया से ही। सिंधु घाटी सभ्यता को जब आप पढ़ोगे तो उसका बहुत सारा चीज जो है वो मिडिल ऑफ एशिया में, मतलब बहुत सारा चीज सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिक्का है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टेराकोटास खिलौना है, वो सब मिडिल ऑफ एशिया के बहुत सारे क्षेत्र में मिला है। तो इस वजह से भी पता चलता है कि जो भारत का जुड़ाव है ना वो मिडिल ऑफ एशिया से बहुत ज़्यादा रहा है। तो इस सब चीज़ को स्टडी डिटेल में करके पता चला है कि जो आर्यंस हैं वो अल्पस पर्वत वाला क्षेत्र से ही भारत आए हैं। और अल्पस पर्वत जो है एशिया अपना है, मिडिल ऑफ एशिया, और उधर यूरोप कंट्री पड़ जाता है। तो ये दोनों के बीच वाला क्षेत्र को ही हम यूरोप और एशिया दोनों मिलके क्या बन जाता है? यूरेशिया। तो यूरेशिया वाले क्षेत्र से हमारे ये आर्यंस भारत आए हैं। अलग अलग विद्वांस का अलग अलग मत है। जब जब सब जब सब आपका अपना अपना टिप्स दे रहा था, जब अपना अपना राय विचार दे रहा था, तो उनमें से एक बहुत बड़े विद्वान बाल गंगाधर तिलक, जो कि भारत के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े इतिहासकार, बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक। और इनके अनुसार इनका दावा था कि जो आर्यंस हैं वो आर्कटिक प्रदेश वाला क्षेत्र से भारत आए हैं। अब आप बोलोगे सर ये आर्कटिक प्रदेश क्या होता है? तो आपको क्या कहे ना, वो आपके पास अगर आपके पास ग्लोब है तो ग्लोब में आप जो उत्तरी ध्रुव है, सबसे नॉर्थ पोल, सबसे ऊपर चले जाओ, आर्कटिक प्रदेश वहीं पड़ता है सबसे ऊपर। नॉर्थ पोल है ना, आप ग्लोब पे सबसे ऊपर जो पॉइंट है, सबसे ऊपर चले जाओ ग्लोब में, जो गोल गोल बॉल होता है ना, बॉल का सबसे ऊपर वाला,
तो वहीं पे उत्तरी ध्रुव है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, मतलब क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पहुँचती नहीं है और वहाँ पे बर्फ ही जमा रहता है। और कहता है कि ठंडे प्रदेश से ये जो आर्यंस हैं वो भारत आए थे, नॉर्थ पोल पे उत्तरी ध्रुव पड़ता है वहीं से। और भारतीय इतिहास के समाज को आप देखोगे तो समाज सुधारक के रूप में एक बहुत बड़ा विद्वान थे, समाज को सुधार रहे थे उस वक्त। भारतीय इतिहास को जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें समाज सुधारक नाम, समाज को सुधारने वाले एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिसका नाम था दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती का कहना था, इनका दावा था कि जो आर्यंस हैं वो तिब्बत वाले क्षेत्र से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि भाई तिब्बत वाले क्षेत्र से आए हैं। पागल हो जाएंगे अब हम भी। अलग अलग विद्वान आए हैं, अलग अलग बात कह के जा रहे हैं कि आर्यंस यहाँ से आए हैं, आर्यंस वहां से आए हैं, कोई कह रहे हैं आर्यंस वहां से आए हैं। किसके बात पे हम विश्वास करें आप बताओ तो हमको। हम ना भाई, मेरा दिमाग तो पर्सनली फटने वाला है कि कोई कहते हैं उधर से आए हैं, कोई कहते हैं उधर से आए हैं, कोई कहते हैं उधर से आए हैं। मतलब सब विद्वान अपना अपना विद्वता दिखा के ही जा रहे हैं। हम किसके बात पे विश्वास करें हमको खुद समझ नहीं आ रहा है। सब अलग अलग बात कह दिए भाई। लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी बुक है वो जो छापा हम उसी पर विश्वास करेंगे। और जितने भी अलग अलग इतिहासकार थे सब अपना अपना मत दिए। जो उसमें सबसे प्रसिद्ध, जो सबसे प्रसिद्ध हुआ उसी को एनसीईआरटी बुक छापा। और उसका नाम पता है क्या था? मैक्स मुलर। क्या था? मैक्स मुलर। डॉक्टर संपूर्णानंद। ये संपूर्णानंद, जो डॉक्टर संपूर्णानंद है ना, उनका ही कहना था कि जो मैक्स मुलर वाला जो क्षेत्र, एक मिनट रुकिए, जो मत, जो सबसे प्रसिद्ध मत था वो मैक्स मुलर का ही रहा। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद का सबसे प्रसिद्ध रहा। जो मैक्स मुलर जो दिए थे, मैक्स मुलर जो कहे थे मिडिल ऑफ एशिया वाले क्षेत्र से, है ना, अल्पस पर्वत, तो इनका सबसे प्रसिद्ध रहा। उसके बाद आपका डॉक्टर संपूर्णानंद का प्रसिद्ध रहा। तो इस, ये दोनों एक ही बात कहे तो ये ज्यादा मतलब फैक्ट बुझाया, क्योंकि दोनों व्यक्ति मिलके एक ही जगह के मिडिल ऑफ एशिया के यूरेशिया ही बता रहे हैं, अल्पस पर्वत वाले क्षेत्र। तो इन दोनों को ज्यादा सही माना गया। और अन्य लोगों में, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक तो सीधे सबसे ऊपर पहुंचा दिए भाई, उत्तरी ध्रुव से आए। पता नहीं, लगता है रात में सपना देख लिए थे कि पता नहीं क्या हुआ था कि जो सीधे बोले उत्तरी ध्रुव से आए। ये जो दयानंद सरस्वती हैं इनको क्या हुआ था भाई, ये कह रहे थे भाई तिब्बत वाले क्षेत्र से आए। तो सबका अपना अपना राय विचार था, दिए और सबसे ज्यादा विश्वास किया गया तो मैक्स मुलर और डॉक्टर संपूर्णानंद के बात को। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया आपको। और जो आर्यंस थे वो भारतीय नहीं थे, अब हमें अच्छे से पता चल गया, ये कहीं ना कहीं से आए थे। बट ये भारत में आते हैं और आ करके वेद की रचना करते हैं। देखिए कितना बड़ा बात है। आर्यंस लोग जो हैं वो भारत में आते हैं और आ करके वेद की रचना भी करते हैं। और उस रचना के आधार पर हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। क्योंकि आर्यंस जब वेद की रचना करते नहीं तो हम वेद को पढ़ते नहीं और हम वैदिक सभ्यता को जान भी नहीं पाते। क्योंकि वैदिक सभ्यता तो कंप्लीट रूप से ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि जो भी बातें हम आपको पढ़ाएंगे वो टोटल का टोटल वेद में लिखा हुआ बात होगा। ये सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह नहीं है ना कि आध ऐतिहासिक आधा अधूरा नॉलेज। सिंधु घाटी को आप पढ़े थे तो क्या था कि भाई जो भी बातें थी उसको पढ़ा जा सका नहीं था। बड़े बड़े इतिहासकार माथा पटक के रह गए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीज लिखा हुआ जमीन के अंदर से निकला उसको पढ़ ही नहीं पाया। वो कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ था इतिहासकार समझने में असफल रहे। लेकिन वैदिक वेद एकदम कंप्लीट रूप से संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लिए हैं इतिहासकार, क्या क्या लिखा हुआ है। फिर उसी के आधार पर यह चैप्टर बना है वैदिक सभ्यता। वेद को पढ़ने के बाद ये वेद को लिखा कौन था, तो यही आर्यंस लोग लिखे थे। बस यही बात पे दिक्कत हो गया कि आर्यंस आए कहाँ से थे। आर्यंस अगर जहाँ से आए, अगर ये भी बात हमारे वेद में छाप देते तो हमारे इतिहासकार को कोई दिक्कत होता? कभी कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन आज की डेट में देखो कितना दिक्कत हो गया, इतिहासकार सब इतिहासकार अंदाजी टक्कर बोल रहे हैं। और इस वैदिक सभ्यता की जो बहुत ज्यादा जानकार थे, मतलब कंप्लीट रूप से ये एक साहित्यिक स्रोत कह लो, जो भी जानकारी हमको वैदिक सभ्यता का मिलती है एकदम साहित्यिक स्रोत हो गया। ये एक पूरा तात्विक स्रोत, दोनों के आधार पे हम आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे
क्योंकि जो भी जानकारी मिली है वो साहित्य से तो मिली है और जमीन को कोड़-कोड़ के सच्चाई को उघाड़ा भी गया है, सच्चाई को देखा भी गया है कि क्या जो साहित्य में मतलब जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ बात है, क्या वो सब सच बात है? तो सच बात प्रूव करने के लिए लोग पुरातात्विक का भी सहारा लिया, पुरातात्विक स्रोत का भी पता लगाया। जमीन को कोड़-कोड़ के, खोद-खोद के बहुत सारा चीज़ को निकाला गया, जो सच सही में वो वेद में लिखा हुआ बात से हूबहू मिल रहा था। जब किसी पुस्तक के माध्यम से या फिर किसी ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम साहित्यिक स्रोत कहेंगे, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि साहित्य के ही तुलना से हम उस जानकारी को प्राप्त किए हैं और उस साहित्य को जब हम पढ़ लिए तो कंप्लीट रूप से ऐतिहासिक काल हो गया। क्या हो गया? इतिहास। जब खुदाई के माध्यम से हम लोगों को जो भी चीज़ जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहेंगे और साहित्य के माध्यम से तो साहित्यिक स्रोत, ज़मीन को खोद करके खुदाई के माध्यम से तो पुरातात्विक स्रोत। ये सब चीज़ में आप कन्फ्यूजन मत होना फ्रेंड, हो जाओगे तो फिर एग्ज़ाम में आप फँस जाओगे कि क्या बोल रहा है भाई। अब हम सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत को जानते हैं। इसमें सबसे पहले बोगाज-कोई का अभिलेख आया। तो आप बोलोगे सर ये बोगाज-कोई का अभिलेख क्या है? कहाँ पड़ता है? तो मध्य एशिया में स्थित है ये अभिलेख और यह अभिलेख जो है बोगाज-कोई का अभिलेख, ये लगभग 1400 ईसा पूर्व में पाया गया था। कब पाया गया था? 1400 ईसा पूर्व में। कहाँ पाया गया था? मिडिल ऑफ एशिया में ये बोगाज-कोई अभिलेख है। ये एक पुस्तक टाइप का है, समझ रहे हो ना? ये लिखा हुआ बात है और ये जो लिखित बात है ये 1400 ईसा पूर्व में लगभग कहा जाता है, मतलब भारतीय देवी-देवता जो भी थे ना, उसी के विषय में बहुत डेप्थ लेवल में चर्चा है। जैसे बहुत सारे देवी-देवता थे, ये बोगाज कोई अभिलेख लिखा हुआ जो चीज़ है ना, ये पढ़ोगे तो आपको जानकारी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी। ये बोगाज कोई अभिलेख में, ये बोगाज कोई अभिलेख जो बुक है, ये कहाँ मिला था? तो मिडिल ऑफ एशिया से प्राप्त हुआ है और लगभग 1400 ईसा पूर्व से भी पहले की कहानी उसमें लिखी गई है और जब उसको आप डिटेल से पढ़ोगे बोगाज कोई अभिलेख को, तो उसमें आपको भारत के देवी-देवताएँ के विषय में मिलेगा, चर्चा मिलेगा। अब आप बोलोगे सर भारत में कौन-सा देवी-देवताएँ रहते थे? तो जैसे इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया, नासत्य हो गया, ये सब के बारे में आपको जानकारी उसमें एकदम डिटेल्स में मिलेगा। उसका ही उल्लेख मिलता है, जो दर्शाता है कि इस समय भारत में इन सभी तमाम देवी-देवताओं का काल हुआ करता था। क्योंकि बोगाज कोई अभिलेख से समझ में आ गया था कि जो आपका वैदिक सभ्यता जो होने वाला है, वैदिक सभ्यता जो रहा होगा, उसमें देवी-देवताओं का भी पूजा किया जाता था। कुछ मृदभांड भी मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन। कंफ्यूज मत हो, मेरा वीडियो पढ़ने के बाद कंफ्यूज नहीं, ये हमको अच्छा नहीं। मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन। खुदाई के दौरान हमको मिट्टी का बर्तन भी जमीन के अंदर से प्राप्त हुआ है। पूर्व वैदिक काल अगर पढ़ोगे ना तो पूर्व, इसी को ना ऋग वैदिक कहते हैं। ऋषि मुनि ऋग वैदिक, पूर्व वैदिक उसी को कहते हैं। तो जो पूर्व वैदिक काल में जो भी मृदभांड प्राप्त हुए हैं उसे हम गौड़िक मृदभांड क्या कहेंगे? गौड़िक मृदभांड, ओसीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? ओसीपी, गौड़िक मृदभांड कहेंगे। और वहीं जो उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड मिले हैं, मतलब जो भी मिट्टी के बर्तन उत्तर वैदिक काल में मिले हैं, उसे हम पीजीडब्ल्यू कहेंगे। अब आप बोलोगे सर ओसीपी और पीजीडब्ल्यू में क्या अंतर है? तो जो ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल में मृदभांड ओसीपी मिले हैं, उसे गौड़िक मृदभांड कहेंगे। मतलब ये एकदम रंगा, मतलब रंगा हुआ था, लेकिन इस पे कोई चित्र बना हुआ मिट्टी के बर्तन में था ही नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंसान का दिमाग थोड़ा-सा डेवलप हो गया, क्योंकि वो बाद में आया। 1000 से 600 बीसी था ना उत्तर वैदिक काल का एज। तो 1600 बीसी के बीच में उत्तर वैदिक काल आया, तो ये इसमें जो मिट्टी का बर्तन मिला उसमें अलग-अलग लेवल का चित्र बना हुआ था। मतलब पीजीडब्ल्यू उसे कहेंगे और ओसीपी वाला में चित्र बना हुआ नहीं था। ये इसे चित्रित मृदभांड कहेंगे। हालाँकि मूल रूप से जो भी वैदिक सभ्यता जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसकी जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत से पता चला है। मतलब कंप्लीट रूप से साहित्य के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त है, उसी के आधार पे हम बोल पा रहे हैं। बट कुछ पुरातात्विक जानकारी के, कुछ पुरातात्विक मतलब ज़मीन को कोड़ने के बाद भी हमको वेद वगैरह के बारे में जानकारी मिला। तो ज़मीन के अंदर से ये मृदभांड वगैरह निकला कब का? वैदिक सभ्यता के समय का। और वैदिक काल जो है
वह साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्रमुख है वेद। और इन वेद जो है वो आर्यंस के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि हमको वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी लेना है तो हमको अच्छे से वेद का डिटेल्स में पढ़ाई करना पड़ेगा। तभी हम पूरा का पूरा संपूर्ण वैदिक सभ्यता का काल, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, हर तरह का जीवन जान पाएंगे। उस वक्त आर्यंस लोगों का जीवन कैसा हुआ था, उस वक्त का गांव का कल्चर कैसा था, उस वक्त लोग कैसे अपना जीवन व्यापन करते थे, क्या कमाते थे, क्या खाते थे, हर कुछ का जानकारी हमको वेद पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल्स में जा करके। तो उसके द्वारा भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर वेद कितना है, तो वेद टोटल मिला के 4 है। इनमें से सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, और इसे पूर्व वैदिक काल, मतलब पूर्व वैदिक काल में ही इसकी रचना की गई है ऋग्वेद की, और इसे ऋग वैदिक काल भी कहा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में अन्य तीनों वेद की जानकारी प्राप्त हुई है, मतलब ऋग वेद को छोड़ करके जो अन्य तीनों वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल में चले जाएंगे, मतलब 1000 से 600, और ऋग वैदिक काल 1500 से 1000। फिर से समझो, ऋग वैदिक काल 1500 से 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर के, मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के काल को क्या कहेंगे, वैदिक। जो अन्य तीन वेद है उसकी रचना हुई थी, ठीक है। और ये टोटल मिला करके 1000 से 600, मतलब 1500 से एक, पहले देखो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का टोटल वैदिक काल हो गया। उसमें भी दो खंड में डिवाइड है। एक है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल, जिसमें कि सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, और अन्य तीनों वेद की रचना 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी में हुई थी। तो उसे हम उत्तर वैदिक काल भी कह सकते हैं, है ना। आगे अच्छे से समझ में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और इसके जो संकलन करता है वो कृष्ण देव पायन है। कृष्ण देव प्यायन है इसके संकलन करता। कृष्ण देव प्यायन ऋग वैदिक के सभी जानकारी को एक सीक्वेंस में लिख डाले हैं, एकदम सब कुछ। यही कृष्ण देव प्यायन ऋग वेद की जानकारी को पूरा सीक्वेंस में डिटेल्स बाय डिटेल, चैप्टर बाय चैप्टर बना बना के लिखे हैं, अलग अलग चैप्टर्स में बनाए हैं। और वेद व्यास भी इनके ही तरह वेदों की जानकारी को एकदम सही रूप में वेदों में रखा है। वेद व्यास भी वेद की जानकारी वेद में लिखे हैं कंप्लीट रूप से, और कृष्ण देव प्यायन भी ऋग वैदिक काल में जो सभी जानकारी है उसे वेद में डाले हैं। और वेद व्यास भी थे, वो भी वेद वेद को लिखे हैं अच्छे से। तो इनके तरह ही वेदों की जानकारी वेद व्यास भी देते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण देव प्यायन अपना जानकारी वेद में रखे, ठीक उसी प्रकार से वेद व्यास भी अपना जानकारी वेद में ही रखे हैं। आगे अच्छे समझ में। हालांकि इस प्रकार ऋग वेद में लगभग सब मिलाकर के 10 चैप्टर है। अब आप, मतलब 10 मंडल है, मंडल को ही हम चैप्टर कहते हैं, है ना। 10 चैप्टर में ऋग्वेद लिखा गया है, और ऋग्वेद को जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो 128 नहीं, 1028 सूक्त हैं। आप बोलोगे सर ये सूक्त क्या होता है, तो सूक्त का मतलब मंत्र होता है। क्या होता है, मंत्र। तो 1028 इसमें सूक्त है, मतलब मंत्र है। और इस वेद की रचना जो है वह अच्छे से पढ़ोगे तो इस वेद की रचना में लगभग चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 7 तक की रचना जो है वह सबसे पहले हुई। मतलब जो दूसरा मंडल से लेकर के 7वां मंडल तक, मंडल को ही हम चैप्टर कहेंगे। मतलब चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 7 तक की रचना सबसे पहले हुई, और चैप्टर पहला और चैप्टर 10वां, है ना, ये सबसे बाद में जोड़ी गई। ये क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 7 तक की रचना सबसे पहले हुई, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लगातार लिखा गया। उसके बाद जो चैप्टर 1 है वो सबसे बाद में मतलब लिखा गया। उसके बाद चैप्टर 10 को भी सबसे बाद में जोड़ा गया। तो इस प्रकार से हमको चीजें समझ में आ गई कि जो चैप्टर है कौन कौन पहले आई और फिर कौन कौन चैप्टर बाद में लिखा गया वेद में, ठीक ना।
जो सबसे बाद में जोड़ी गई उसे ऋग्वेद में एक उसमें कंप्लीट रूप से ना धार्मिक बातें पे काफी जोर दिया गया है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया। मतलब जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 10 ये सब बाद में जोड़ा गया, तो इसमें कंप्लीट रूप से धार्मिक बातें के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त होता है। मतलब क्या धार्मिक बातें क्या कुछ रही होगी, इसके विषय में कंप्लीट रूप से क्या प्राप्त होता है, जानकारी। 10 चैप्टर में 4 चैप्टर काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। अब आप बोलोगे सर 4 ही क्यों? जैसे तृतीय मंडल आप पढ़ोगे ना, तीसरा चैप्टर, तो उसमें गायत्री मंत्र के अबाउट में लिखा हुआ है। आप जो ऋग वेद है उसको खोलो, बुक खरीद लिए मार्केट से, ठीक है। अब उसका तीसरा चैप्टर निकालो, तीसरा चैप्टर में गायत्री मंत्र है। अब चैप्टर चैप्टर हम इंग्लिश बक रहे हैं, एक्चुअली चैप्टर का हिंदी तृतीय मंडल, क्या तृतीय मंडल, गायत्री मंत्र के अबाउट में चर्चा है तृतीय मंडल में। अच्छे समझ में। अब गायत्री मंत्र किनके द्वारा लिखा गया, तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। और सातवें जो चैप्टर है, सातवें चैप्टर में दशराग युद्ध के अबाउट में बताया गया है। एक दशराग युद्ध हुआ था उस वक्त वैदिक काल में, तो वो युद्ध काफी फेमस रहा था। और कहा जाता है कि वो युद्ध में मतलब 10 राजा मत, मतलब कुछ कहानी है कि एक्चुअली रुकिए आपको डिटेल्स में ही कहानी बताते हैं। जो दसरा की युद्ध हुआ था ना, उसमें आर्यंस एवं अनार्यों के मध्य में लड़ाई हुआ था। इनमें एक सुधांश नामक राजा युद्ध लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? सुधांश नामक जो राजा हैं वो युद्ध लड़ते हैं 10 अन्य राजाओं के साथ। वो मिल के पूरा युद्ध लड़ते हैं। और ये युद्ध लड़ा गया था, वो कहाँ पे लड़ा गया था? परोशनी नदी के तट पे। आप बोलोगे सर परोशनी नदी किसको कहेंगे? तो सिंधु घाटी भी पढ़ाए थे, वहां भी बताए थे। परोशनी नदी को ही रावी नदी कहेंगे। और रावी नदी के तट पे ही ये 10 राजा, ये जो अन्य 10 राजा हैं, वो सुदांश जो नामक के राजा हैं उनके साथ युद्ध लड़े थे। और सभी आपस में 10 राजा आपस में लड़ाई किए थे। कहाँ पे? और बहुत भीषण युद्ध हुआ था उस वक्त वैदिक सभ्यता में। देखिए यहाँ पे युद्ध का बात पता चल गया ना। आप सिंधु घाटी पढ़े थे, उसमें कोई अस्त्र शस्त्र जमीन के अंदर से विपेंस मिला ही नहीं, तो वहां पे तो बहुत शांतिपूर्वक जीवन था। लेकिन यहाँ वैदिक में कोई शांतिपूर्वक मिला ही नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट ही हो गया लड़ाई। जो जो दसराग युद्ध है, दसराग युद्ध मतलब 10 राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध। कहाँ पे? कौन सा नदी पे? तो रावी नदी के तट पे कह लो, उसको परोशनी नदी भी कहेंगे। तो वहीं पे युद्ध हुआ था। ये जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको हम अभी कहे ना कि आप सबसे पहले जाओ मार्केट और ऋग्वेद खरीद के लाओ और उसका 7वां चैप्टर को खोलो। ये 10 राजा के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, उसे ही दसराग युद्ध कहते हैं। और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी है। तीसरा चैप्टर में क्या पढ़ाया गया था ऋग्वेद में? गायत्री मंत्र के बारे में पूरा चर्चा किया गया था, है ना। आप गायत्री मंत्र घर में पढ़े ही होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना। तो उस मंत्र के बारे में पूरा चर्चा है ऋग्वेद में ही। कौन सा चैप्टर में? तीसरा चैप्टर में। 7वां चैप्टर में किस चीज का चर्चा है? 10 राजा जो युद्ध किए थे आपस में, उसकी चर्चा है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। उसको ही परोशनी नदी कहेंगे। और जब आप 9वां चैप्टर निकालोगे तो उसमें सोम देवता की चर्चा है। किसका चर्चा है? सोम देवता की कंप्लीट रूप से चर्चा की गई है। और सोम देवता जो है वो एक्चुअली वनस्पति, जो वनस्पति होते हैं ना, वो वनस्पति के ही देवता माना गया है। वनस्पति के ही देवता के रूप में सोम देवता को माना गया है। और वनस्पति के ही देवता के रूप में इनको जाना भी जाता है, सोम देवता को। और इस प्रकार से सोम देवता 9वां मंडल जो है, वो 9वां मंडल किसको समर्पित है? 9वां चैप्टर सोम देवता के पूरा कहानी में समर्पित खत्म हो गया है। और अब हम बात करेंगे 10वां चैप्टर का। जो ऋग्वेद आप बुक खरीद के लाओगे, वो बुक में 10वां चैप्टर में किसकी कहानी है? तो 10वां चैप्टर को जब आप खोलोगे और उसको खोल के पढ़ोगे, मतलब 10वां मंडल में, तो इस मंडल के अंदर सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की आपको जानकारी मिलेगी। जो उस वक्त का समाज हुआ करता था वो अलग अलग वर्ण में बटा हुआ था। जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना 10वां चैप्टर को, तो उसमें आपको जाके मिलेगा 4 अलग अलग वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ये हिंदू धर्म के अलग-अलग जाति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं और इसकी जानकारी हमको ऋग्वेद के 10वां चैप्टर से मिलती है। मतलब जब 10वां चैप्टर या 10वां मंडल को आप पढ़ोगे तो उसमें ही देखोगे कि जो वर्ण की व्यवस्था है वो 10वां चैप्टर से मिलेगी। सोम देवता 9वां चैप्टर में। जब हम 9th क्लास में थे ना तो डेली सोमवार को जल देते थे। तो सोम और 9th याद रहेगा ना, 9वां मंडल सोमवार का दिन था, हम जल चढ़ाते थे, है ना। 9वां मंडल, तीसरा मंडल जब हम तीसरा क्लास में पढ़ते थे तो हम बहुत गायत्री मंत्र अपने स्कूल में गाया करते थे स्टेज पे। फिर चौथा क्लास आते आते हम भूल गए। इस तरह से आप याद रख सकते हो, है ना। चीजों को याद रखना सीखो। अब दशराग युद्ध ये किस में है, तो 7वां मंडल में। जब हम 7th क्लास में थे तब एक चैप्टर पढ़े थे, 10 राजा आपस में युद्ध किए थे, तो उसके बारे में बड़ा मजा आया था पढ़ के। तो दशराग युद्ध भी ऐसे याद रख सकते हो आप। तो खैर आप याद, आपको जैसे रखने का मन, रिवाइज करके जैसे। और अब हम देखेंगे, आप मतलब जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये चारों अलग अलग वर्ण हैं और ये कौन सा चैप्टर में है, ऋग्वेद के 10वां चैप्टर में। तो जानकारी हमको अच्छे से मिल जाएगी। और अब हम देखेंगे सामवेद को। सामवेद जो है वह संगीत का वेद कहा जाने वाला, मतलब संगीत का वेद कहेंगे सामवेद को। और आपको बहुत अचंभा होगा बात सुन के कि जो सामवेद को आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो उसमें 7 सुरों से संबंधित बातें हैं। मतलब 7 स्वर नहीं बताए थे, सा रे गा मा पा दा नी सा। ये जो वर्ड आया है ना, अभी जो आपके बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं और यही 7 सुरों पे सब पूरा गाना गा देते हैं, एकदम एक पर एक इंस्ट्रूमेंट, सा रे गामा पादा निशा। यही जो वर्ड है ना वो लिया गया है सामवेद से ही, इसीलिए इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। 7 सुरों से संबंधित बातें, इस वेद में जो भी बातें बताया गया है वो 7 सुर के बारे में ही पूरा डिटेल से बताया गया है। और इसी कारण से भारत में सामवेद जो है वह, भारत में जो सामवेद अगर आप पढ़ेंगे तो उसे आप संगीत का जनक, सामवेद को क्या कहा गया है, संगीत का जनक माना गया है सामवेद को। और ऋग्वेद में कुछ ऐसे भी मंत्र थे, आप ऋग्वेद को अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें कुछ ऐसे भी मंत्र थे जिसे गाया भी जा सकता था, उसे सामवेद में सीधे तौर पे डाल दिया गया है। कुछ मंत्र आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो उसमें कुछ ऐसा मंत्र है, उसको भी सामवेद में शामिल कर दिया गया है कि उस मंत्र को आप गा सकते हो, है ना। यज्ञ के दौरान जो ऋषि मुनि हैं वो अलग अलग मंत्र को उच्चारण अपने गान विद्या से करते थे, मतलब वो गाते थे, ओम विश्वानि देवः सवितर दुरितानि पराशुवः यद हंत्रम, मतलब इस तरह से, समझ रहे हैं ना। गान विद्या से मंत्र को गाया भी जा सकता है। ये जानकारी जो हमको मिलता है वो सामवेद से ही प्राप्त होता है कि किसी भी मंत्र जो लिखा हुआ है उसको कैसे गाया जा सकता है। इस प्रकार से हमें पता चल गया कि जो सामवेद में जो मंत्र लिखा हुआ है उसमें जो चीजें हैं वो गाने की ही चीजें सिखाई गई है, कुछ नई चीजें नहीं थी, है ना। संगीत के ही बारे में सामवेद में चर्चा था, इसीलिए इसे संगीत का वेद कहा जाता है। और 7 स्वर जो पहला है वेद में माना गया है उसे सामवेद को ही माना गया है। और अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में किस चीज की जानकारी मिलती है, आपको ऋग्वेद के बारे में पता चल गया, उसमें 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में अलग अलग चीजों की है। तीसरा चैप्टर में गायत्री मंत्र है ना। 7वां चैप्टर जो है उसमें 10 राजा के बारे में बताया गया है। 9वां चैप्टर में सोम देवता को समर्पित बातें हैं, है ना। 9वां चैप्टर में आपको किसी सोम देवता के बारे में बताया गया जो वनस्पति के भी देवता हैं। 10वां चैप्टर में क्या बताया गया है, आप बताओ, आप कमेंट करो, सब कुछ हम ही बता दें। आप इस बात को कमेंट में लिखना, ठीक ना, 10वां चैप्टर में क्या बताया गया है। आप देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद इसमें मुख्य रूप से यज्ञ से रिलेटेड बातें हैं, जो भी विधि विधान है उसके अबाउट में बातें हैं यज्ञ से रिलेटेड। तो यजुर्वेद को जब आप पढ़ोगे अच्छे से तो मुख्य रूप से यज्ञ से रिलेटेड जो भी विधि विधान विद्या, यज्ञ को कैसे किया जाता है, यज्ञ करने का नियम क्या होता है, यज्ञ पहले बायां हाथ में जल लें या फिर दायां हाथ में जल लें, आग पे कैसे गिराना है जल को,
आग पे क्या पहले मतलब क्या डालना है, अ, यज्ञ किस मुँह यज्ञ करने के वक़्त किस मुँह पे पूर्व मुँह में बैठना चाहिए, दक्षिण में, एक साथ कितना लोग यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ करने से पहले हमें स्नान भी करना चाहिए, नया कपड़ा भी पहनना चाहिए, यज्ञ में कौन-कौन सा मंत्र को किस सीक्वेंस में बोलना है, पहले कौन-सा मंत्र को बोलना है, यज्ञ करने से क्या फ़ायदा, क्या घटा, भगवान भगवान कितना खुश होंगे, ये हर तरह का बात यजुर्वेद में लिखा हुआ था। यज्ञ करने का टोटल विधि-विधान 1 टू 100 टोटल सब कुछ आपको यजुर्वेद में मिल जाने वाला है। उसको आप मार्केट से लाना और यज्ञ करने के बारे में अगर सीखना है तो यजुर्वेद को पढ़ लो। देखिए नाम भी मिल रहा है, यजुर्वेद यज्ञ, है ना? तो यज्ञ करने की जो विद्या है वो यजुर्वेद से ही आप सीखोगे। तो इस विषय में यजुर्वेद में जानकारी मिलती है। जो भी नियम है, विधि है, विधान है, किस तरह से किया जाएगा, तो इस चीज़ का जानकारी यजुर्वेद में गद्यांश एवं पद्यांश के रूप में लिखा गया है। गद्यांश एवं पद्यांश दोनों के रूप में यजुर्वेद को आप अच्छे से पढ़ लो, पूरा गद्यांश में भी है और पद्यांश में भी है, दोनों ही रूपों में लिखा गया है मंत्र को। और सबसे जो अंतिम वेद है वो अथर्ववेद है, और आप अथर्ववेद को अच्छे से स्टडी करोगे जा करके डिटेल से, तो अथर्ववेद में आपको सामाजिक जीवन भी दिखेगा, है ना? सामाजिक जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया अथर्ववेद से। जैसे जैसे आप कह लो जादू टोना, क्योंकि समाज में जादू टोना इस सब पर बहुत विश्वास होता था। विवाह के बारे में बताया गया है, मृत्यु, रोग, ये सब के बारे में एकदम इंटरेस्टिंग है भाई। आप अथर्ववेद तो खरीदो, जादू टोना के बारे में समझ में आएगा। जो विवाह करते थे लड़की लड़का लोग, तो विवाह कितना तरह का है, क्या क्या विवाह करने से फायदा होता है, एकदम मजा आएगा पढ़ने में। ये सब मृत्यु, रोग, रोग होने से, रोग जो होता है, फिर मृत्यु, ये सब जो कहानी है, ये सब जाके पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। ये सब चर्चा जो कंप्लीट रूप से किसमें है, अथर्ववेद में मिला है। अथर्ववेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और मज़ा भी आने वाला है अथर्ववेद को पढ़ोगे जब जा करके तो। इसीलिए इतिहासकार का कहना है, यह धार्मिक वेद तो नहीं है, लेकिन यह एक सामाजिक वेद है। क्या है? सामाजिक वेद। लेकिन इस वेद में जो है ब्रह्म वेद, मतलब ब्रह्म वेद भी, जो आपका अथर्ववेद है ना, उसको ब्रह्म वेद भी कहा गया है। अब आप बोलोगे सर ये ब्रह्म वेद क्या होता है, ऐसा कहने का अर्थ क्या होता है? तो सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म का मतलब ही सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म वेद कहने का मतलब है सर्वश्रेष्ठ वेद माना गया है अथर्ववेद को, है ना? अथर्ववेद को भी आप पढ़ना, खरीद लेना मार्केट से, चारों बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर, हम तो डीएवी में पढ़े हैं, तो उस वक्त तो हम थोड़ा थोड़ा पलटे थे बुक को शुरू में ही। लेकिन डीएवी आर्य समाज स्कूल है, तो आर्य समाज में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब मिलना ही है। वो लाइब्रेरी में रहता है, तो उस वक्त हम पढ़े थे। खैर उतना हम मतलब डिटेल से नहीं पढ़े थे, ऊपर-झापर थोड़ा बहुत देखे थे। आप लोग खरीद के वेद पढ़ सकते हो, इससे जानकारी आपको बहुत कुछ मिल सकती है। ठीक है, अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया? जो वेद है उसमें पुरोहित पुरोहित भी होते थे, उपवेद, ब्राह्मण, उपनिषद, ये सभी। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, आपको यहाँ से आ सकता है कि कौन-सा वेद में कौन-सा पुरोहित लोग होते थे। ऋग्वेद में जो पुरोहित होते थे उसको क्या कहा जाता है? तो एक चीज़ याद रखो, ये सब याद करने का चीज़ है, ये सबको क्या ही समझाएँ। ऋग्वेद में जो पुरोहित होते थे ना, उसे होत्री कहा जाता था, है ना? या होता। ये दोनों ही चीज़ ऋग्वेद में जो पुरोहित थे, मतलब पुरोहित का मतलब जो उच्च कोटि के ब्राह्मण कह लो या राजा महाराजा टाइप के कुछ पुरोहित, सबसे उच्च कुल के होते थे, सबसे ऊँचे जाति के जो पुरोहित हैं, उसे होत्री कहा जाता था ऋग्वेद में, है ना? और आप पुरोहित को क्या कहा जाता था? हो होत्री। सामवेद पढ़ोगे तो सामवेद में जो पुरोहित को कहा जाता था, उदगाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सामवेद में पुरोहित को उदगाता कहा जाता था। यजुर्वेद पढ़ोगे तो उसमें हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ अध्वर्य करके नाम था। जो यजुर्वेद के जो भी पुरोहित थे उसको अध्वर्य कहा जाता था। आप एक बार जाके एनसीईआरटी बुक देखना या फिर गूगल से चेक करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो यजुर्वेद में पुरोहित को अध्वर्य कहा जाता था, अथर्ववेद में पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता था। तो अलग-अलग वेद में पुरोहित के अलग-अलग नाम हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लो, है ना?
एक क्वेश्चन आ सकता है वेद रिलेटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऋग वेद के उपवेद कौन सा है। तो जो ऋग वेद के उपवेद हैं उस आयुर्वेद, मतलब ऋग वेद में मुख्य रूप से आयुर्वेद वगैरह के बारे में भी जानकारी प्राप्त है। अभी है ना, घर में आयुर्वेदिक दवा चला लोगे तो बहुत मतलब आपको जीवन में कोई परेशानी झेलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इंग्लिश दवा है ना, ये इंग्लिश दवा बहुत मतलब जहर ही है, स्वीट पॉइजन ही है आपके बॉडी के लिए। हम तो कहेंगे आप आयुर्वेद, जो ऋषि मुनि उस वक्त लिख के गए थे ना, आर्यंस लोग, भाई साहब कमाल का बात लिख के गए हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद की भी जानकारी आपको ऋग्वेद में मिलने वाला है, और उसको आप जाके पढ़ोगे तो आपको आपके शरीर में जो भी बीमारी है, बड़ा से बड़ा बीमारी, जंगल से टूटा हुआ पत्ता चबाने से या फिर किसी लकड़ी को फुला के खाने या फिर किसी बीज से छूट जाएगा। वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद मतलब पूरा नेचुरल से दवाई बनाया जाता है, नेचुरल चीज़ों से, उसी को आयुर्वेद कहेंगे। तो आयुर्वेदिक क्रीम लगाना चाहिए, आयुर्वेद दवाई यूज करना चाहिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ये ऋग्वेद में इस सब की जानकारी अच्छे से प्राप्त है। सामवेद का जो सामवेद का जो उपवेद है, तो सामवेद में जो हमको जानकारी प्राप्त हो, गंधर्व वेद, क्या कहेंगे, गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। अच्छा, यजुर्वेद को, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। क्या है, धनुर्वेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो अथर्ववेद का उपवेद है अ, अथर्ववेद का उपवेद अथर्ववेद ही है। अरे उपवेद का मतलब नामकरण कह लो, है ना। ऋग्वेद को हम आयुर्वेद वगैरह भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलता है। सामवेद को जब पढ़ेंगे तो थोड़ा गंधर्व वेद के बारे में जानकारी मिलता है। इसका उपनाम, नामकरण जो होता है ना, तो ऋग्वेद को आयुर्वेद भी पुकारा गया है, सामवेद को गंधर्व वेद भी पुकारा गया है, यजुर्वेद को धनुर्वेद भी कहा गया है, अथर्ववेद को अथर्ववेद ही कहा गया है। तो इस सब का नामकरण में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। इस चीज को आप जाकर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ भाई साहब, सामवेद का उपवेद को क्या कहा गया है, तो गंधर्व वेद कहा गया है। यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहा गया है, तो धनुर्वेद कहा गया है। अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहा गया है, तो अथर्ववेद ही कहा गया है ना। एक चर्चाएं और मिलेगी आपको, जो ऋग्वेद हैं उनके ब्राह्मण को क्या कहते थे, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण को एत्रा या कौशिकी ये सब कहा जाता था नाम से, एत्रा या कौशिकी, तो कौशिकी ये सब ऋग्वेद के ब्राह्मण को पुकारा जाता था, है ना। सामवेद के ब्राह्मण को तो अच्छे से पढ़ोगे तो मतलब जैमिनी इस तरह से कुछ नाम है, या तांडय तांतय कुछ इस तरह से कुछ जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सामवेद के ब्राह्मण को जैमिनी पुकारते थे, जैमिनीय। यजुर्वेद के ब्राह्मण को क्या बोलते थे, तो सतपथ। अथर्ववेद को भी गोपथ। तो आप ये सब जाकर के जब अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें टोटल अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप एक चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप वो चार्ट को देखो, आपको चीजें समझ में आएगा। क्योंकि जब हम सबका नाम बताएंगे तो आपको याद रहने वाला है नहीं हमारे वीडियो से। आप हमारे पास क्यों आए कि सर आप हमको ये चैप्टर अच्छे से समझा दो कहानी के रूप में। बहुत सारे बच्चे का यही डिमांड रहता है कि सर मैं लूसेंट पढ़ के पागल हो गया, है ना, चीजें समझ में नहीं आ रहा है, बार बार चीजों को रट लेता हूँ। तो रटना नहीं पड़े इसलिए ना आप मेरे पास आए। तो ये रटने की ही चीज है, इसे आप जाकर के ल्यूसेंट में ही देख लो, आपको मिल जाएगा। टोटल उपनिषद की संख्याएं कितनी है, 108 हैं। और यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं कि उपनिषद की संख्याएं कितनी है, 108 है। आर्यनक का मतलब क्या होता है, चलिए थोड़ा तोड़ के बताते हैं। जो आर्यनक है उसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो एक सन्यासी है, क्या है, सन्यासी के रूप में वन में घर, जो घर वगैरह है, आप जैसे कह लो कि जो आर्यनक है ना, तो वैसे व्यक्ति जो एक सन्यासी के रूप में वन वन को ही अपना क्या मान लिया है, घर, क्या मान लिया है, घर, घर मानकर वहाँ अघोर तपस्या करना, वर्षा हो कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है, वहीं जाके तपस्या के रूप में अपने ज्ञान को प्राप्त करना, उसके पश्चात आर्यनिक बुक लिखना, मतलब
समझ लीजिए कि आर्यनक ऐसे नहीं लिखा गया, आर्यनक लिखा भी कैसे गया है कि कोई व्यक्ति है वो अपने घर परिवार सबको छोड़ करके कहाँ चला गया, सन्यासी बन गया, और सन्यासी बन के कहाँ चला गया, जंगल चला गया। जंगल क्यों कर चला गया, तो जंगल चला गया विद्या प्राप्त करने के लिए, पूरा एकदम कई साल लगाया, मेडिटेशन किया, भगवान को सोचा, याद किया, जंगल में रहा, अघोर तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वही ज्ञान की प्राप्ति से जो पुस्तक लिखा है, जो ग्रंथ लिखा है, उसे ही हम आर्यनिक कहेंगे। अरण्यक ये आसानी से नहीं लिखा गया है, ऋषि मुनि के द्वारा अघोर तपस्या, जंगल में पानी धूप बरसात हर मौसम में बैठ के वो जंगल में बैठे, तभी जाकर के ये आर्यनिक पुस्तक की रचना की गई है। इसको मामूली मत समझना। वैदिक सभ्यता में जो अन्य ग्रंथ की भी और भी जो रचना है, वैदिक सभ्यता आप पढ़ोगे तो और भी जो अन्य ग्रंथ की रचना है, जैसे आपका वेदांग हो गया है ना, तो वेदांग की संख्याएं कितनी है, तो 6 थी। और उपनिषद की संख्याएं, इनकी संख्याएं कुल मिलाकर 108 है। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है। तो ये सब जो थोड़ा हम फैक्ट आज बता रहे हैं, ये सब को आप याद रखो, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे ही, है ना। अब आपके मन में होगा सर, आप जिस प्रकार से आप अभी हमको आरण्यक बताए, वन में बैठ के तपस्या करना, फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद बुक लिखना, उसे आरण्यक कहते हैं, तो सर उपनिषद किसे कहते हैं, आपके मन में ये भी बात उठ रहा होगा, उपनिषद क्या होते हैं। तो बिल्कुल आपको उपनिषद के बारे में भी जानकारी बताएंगे। पहले क्या होता था कि बहुत सारे गुरु अपने शिष्य जो होते थे उनके, वह जंगल में बैठ के पढ़ाई करते थे, शिष्य को मुंह से बोल बोल के बताते थे, है ना। गुरु ज्ञान देते थे, कैसे ज्ञान देते थे, और वो जो शिष्य होते थे वो ज्ञान को अर्जित करते थे। उस वक्त कॉपी किताब वगैरह कुछ होता नहीं था, जो जो शिष्य होते थे वो लिख ले, नोट कुछ नहीं कर पाते थे, बस गुरु से सवाल पूछते थे और गुरु उसका उत्तर देते थे, और जो शिष्य होते थे उस चीज को एकदम कंप्लीट रूप से, मतलब कंप्लीट रूप से अपने माइंड में बैठा लेते थे, क्योंकि शिष्य को भी पता था गुरु के मुंह से निकला हुआ बात मेरे लिए अमृत के समान है, और इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लेने में ही फायदा है, उसको अच्छे से समझ लेने में ही फायदा है। और आप बोलोगे सर वो लोग को याद कैसे रहता था, तो उन लोग को तो खैर दिमाग भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लाइफ जीते थे, योगा करते थे। दूसरा चीज क्या था कि वो मनन बहुत करते थे अपने माइंड में, जैसे आपको बता दिए ना कि भाई आप मान लो, आपको हम बता दिए एकदम थोरोली में कि जैसे कुछ भी आपको बता दिए कि जो अब मान लो कि आपको बताई बिहार की राजधानी पटना है, एक ही बार बताया, इसको लिखना नहीं है, तो इस चीज को आप मनन कर रहे हो, अच्छा बिहार की राजधानी पटना, मन में कई बार सोच रहे, तो उनके शिष्य लोग कॉपी किताब में लिखते नहीं थे, लेकिन माइंड में जो है ना, वो माइंड में ही एकदम सेट कर लेते थे बात को, कि गुरु के द्वारा जो बात बोला गया है वो शिष्य के लिए अमृत के समान है। और जो गुरु और शिष्य के बीच में जो क्वेश्चन आंसर डिबेट चलती थी ना, वो सभी बातें को जो बोला गया है आपस में डिस्कस होते रहता था, वो सभी बातें को ही उपनिषद में लिख दिया गया है, कि गुरु से पूछा गया बात, शिष्य के द्वारा सुना गया बात, शिष्य के द्वारा पूछा गया बात, गुरु के द्वारा बोला गया आंसर। तो ये जो क्वेश्चन आंसर गुरु और शिष्य के बीच में जो डिबेट चल रहा है ना, वही टोटल बात को उपनिषद में लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपको उपनिषद में भी समझ में आ गया कि उपनिषद में किस प्रकार की जानकारी मिलती है। आप सत्यमेव जयते एक वाक्य है, अब आप बोलोगे सर ये सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से आया, तो जब आप मुंडिको उपनिषद पढ़ोगे जाकर के, ये भी एक उपनिषद है, तो वहीं पे सत्यमेव जयते एक वाक्य मिलेगा, तो वहीं से लाया गया है, कहाँ से, मुंडिको उपनिषद से, है ना। और एकदम कंप्लीट रूप से ये सब फैक्ट है, तो ये सब फैक्ट को थोड़ा सा हमारे पढ़ाने के बाद, समझने के बाद, आप ल्यूसेंट को जाके देखो, या फिर क्राउन की एक बुक आती है उसको पढ़ लो, या फिर आपके पास कोई अन्य दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, या फिर कोई एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की है, तो वहाँ उसको आप पढ़ सकते हो, तो उससे आपको थोड़ा सा रिवाइज होगा। हो सके तो हमारे वीडियो के साथ आप नोट्स भी बनाया करो, नोट्स बनाने से थोड़ा सा ज़्यादा, जब आप किसी भी चीज़ को लिख लेते हो तो उस चीज़ को आप कभी भूलते नहीं हो, है ना, जीवन में। तो लिखने की हैबिट आप अपने अंदर डाल लो, ठीक है, क्योंकि लिखने की हैबिट डालोगे तो भूल नहीं पाओगे। कभी सुने हो पढ़ा पढ़ा होता है, कभी नहीं सुने होगे, पढ़ा लिखा, है ना, पढ़ा पढ़ा तो पढ़े पढ़े रह जाएगा, एक बार पढ़ा 2 4 दिन हुआ साफ, आप जिस चीज को लिख लोगे वो जीवन भर आपके माइंड में रहेगा, तो लिखने का हैबिट तो डालना ही चाहिए।
चलिए आगे देखते हैं। जो पुराण की संख्याएँ हैं वो कितनी हैं? 18 हैं। अब आप बोलोगे सर 18 हैं तो कौन-कौन सा पुराण है? तो विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, वायु पुराण है, गरुड़ पुराण है, मत्स्य पुराण है, कितना सारा पुराण है, इस प्रकार से 18 गो पुराण है ना? और भी बहुत सारे अन्य बहुत सारे पुराण हैं, तो वो सब की जानकारी कोई ज़रूरी नहीं है कि सब पुराण को पढ़ ही लिया जाए, लेकिन जो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, उसमें से विष्णु पुराण, शिव पुराण ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये सब की जो जानकारी है, इ ये सब कंप्लीट रूप से जितने भी पुराण हैं, ये सभी इस मतलब जो भी अन्य ग्रंथ की जो जानकारी है, वो सब वेदों से ही प्राप्त होती है ना? मतलब पुराण इसी पुराण में क्या लिखा हुआ है, कुछ एब्रिविएट करके वेद में लिखा गया है, ठीक है? आप थोड़ा-सा हर पुराण को पढ़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन पुराण की संख्याएँ को याद रखना ज़रूरी है कि कितनी थी, टोटल मिलाकर 18 पुराण हैं, ठीक है? जैसे कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता रही है ना? लगभग 200 वर्ष के बाद एक नई सभ्यता का गठन हुआ। कितना जब सिंधु घाटी सभ्यता आया ना तो वो बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, किसी भी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो गया था एकदम कंप्लीट रूप से, तो कहा जाता है इतिहासकार के द्वारा कि 1750 ईसा पूर्व आते-आते सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया, है ना? तो जो 200 वर्ष का बाद एक नया सभ्यता विकसित होता है, उसे ही हम वैदिक सभ्यता कहेंगे, जिसका नाम क्या दिया गया है? वैदिक सभ्यता। इसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, ठीक है? तो इस विषय से यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैदिक सभ्यता की जानकारी जो है कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। ये जो वैदिक सभ्यता है ये 2 भागों में बँटा हुआ है, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहेंगे। अच्छा, टोटल मिलाकर के 1500 से 600 तक का जो काल है, ये पूरा वैदिक काल है और इसमें 2 खंड में बँटा हुआ है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 पूर्व वैदिक काल और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। और आज हम कंप्लीट रूप से पूर्व वैदिक काल को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? उसके चारों प्रकार के जीवन को देखेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, हम राजनीतिक जीवन देखेंगे, हम सामाजिक जीवन देखेंगे, हम आर्थिक जीवन देखेंगे, हम धार्मिक जीवन देखेंगे। हम देखेंगे कि उस वक़्त का जो समाज था, है ना? ऐसे मेरा वीडियो 1 घंटा 2 मिनट हो गया, है ना? तो हम सोचते हैं कि एक या फिर इसी वीडियो में पढ़ा दें। मतलब हम चारों जो जीवन है, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन को ही आप कल्चरल या फिर सांस्कृतिक जीवन भी कह सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कहते हैं। आप मेंस कॉपी जब लिखोगे ना यूपीएससी, बीपीएससी का, तो वहाँ पे आपको ये चारों जीवन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मतलब ये सभी जीवन जो है अच्छे से लिखना पड़ेगा कहानी के रूप में, तभी जाकर के जो भी प्रोफ़ेसर हैं वो आपको एक ठीक-ठाक अच्छा मार्क्स देंगे, है ना? क्योंकि आप रटा-रटा चीज़ जो फैक्ट है वही लिख के आ जाओगे तो इससे बढ़िया मार्क्स नहीं आएगा, तो आपको चारों जीवन को एकदम डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बताते हैं जो राजनैतिक जीवन था ना, पूर्व वैदिक काल कह लो या फिर ऋग वैदिक काल, तो राजनीतिक जीवन बहुत मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास में हम जानते हैं ना, जैसे राजतंत्र था, क्या था राजतंत्र, राजा-महाराजा था, वो सब अब अस्थाई मतलब कंप्लीट रूप से जो है ना राजा-महाराजा लोग, वो अस्थाई होना शुरू हो गया था वहीं से। ख़ैर जो भी है, हम सोच रहे हैं कि अभी 1 घंटा 2, 3, 4 मिनट का वीडियो हो चुका है और हम सोच रहे हैं कि क्योंकि ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब के लिए एक अलग सा वीडियो लाएँगे, वैदिक सभ्यता का 2.0 आने वाला है। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।